नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। अब ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, है ना? इनके पीछे छिपा है इतिहास, संस्कृति और ढेर सारा रणनीतिक महत्व। तो चलिए आज इन्हीं जटिल और विशाल सीमाओं के एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सोचिए, भारत की जो भौगोलिक बनावट है वो अपने आप में एक प्राकृतिक किले जैसी है। एक तरफ उत्तर में ऊंचे हिमालय की दीवार और बाकी तीन तरफ से विशाल समुद्र। यही चीज इसे बाकी एशिया से एकदम अलग पहचान देती है। और पता है, यही अनोखी स्थिति इसकी सीमाओं को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प बना देती है। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले भारत का एक भौगोलिक परिचय, फिर इसकी जमीनी सीमाओं की पूरी यात्रा करेंगे। हाँ, चीन और पाकिस्तान के साथ जो प्रमुख विवाद हैं उनको भी समझेंगे, और फिर देखेंगे कि दूसरे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। आखिर में तटीय और जमीनी सीमाओं की तुलना करेंगे और जानेंगे कि इनका रणनीतिक महत्व आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के विशाल आकार को समझते हैं, क्योंकि इसकी सीमाओं के पैमाने को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये है 32 करोड़ 88 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। ये आंकड़ा इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। और बस इसी विशाल भूभाग की सीमाओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इस विशालता का अंदाजा कुछ और आंकड़ों से लगाते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण जाएं, तो ये सफर 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, और पूरब से पश्चिम लगभग 3000 किलोमीटर। जमीनी सीमा की बात करें तो वो 15000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जबकि हमारी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन करीब 7500 किलोमीटर की है। अच्छा, एक मजेदार बात, भारत के 4 कोनों के बारे में जानते हैं? सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी है। पूरब में किबिथु और पश्चिम में गोहरमोती, ये हैं देश के आखिरी छोर। ठीक है, तो अब जब भारत के आकार का अंदाजा लग गया है, तो असली सफर शुरू करते हैं, इसकी जमीनी सीमाओं की यात्रा। हम चलेंगे उत्तर पश्चिम से और फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जानते हैं भारत की सीमाओं की लंबाई में कितना बड़ा फर्क है? जमीन आसमान का। सबसे लंबी जमीनी सीमा किसके साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ, जो आधिकारिक तौर पर हमारी सबसे छोटी सीमा है। अब जरा पड़ोसियों पर नजर डालते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हमारी सीमाएं कितनी लंबी और जटिल हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हमारी सीमाएं लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर लंबी हैं, और ये कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती हैं। हर पड़ोसी देश के साथ अलग अलग राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जो इस पूरे नेटवर्क को और भी पेचीदा बना देता है। चलिए अब अपने सफर के सबसे संवेदनशील और जटिल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे ऐतिहासिक और मौजूदा सीमा विवादों की। इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कश्मीर विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, फिर 1948 में युद्ध विराम हुआ, उसके बाद 1965 और 1999 के युद्ध। ये सब वो पड़ाव हैं जिन्होंने आज की इस जटिल स्थिति की नींव रखी है। तो विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं? अगर कश्मीर की बात करें तो भारत का पक्ष ये है कि कानूनी विलय के तहत पूरा राज्य भारत का अभिन्न अंग है। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम बहुल आबादी और भूगोल के आधार पर इस पर अपना दावा करता है। ऐसा ही एक और विवाद है सर क्रीक का। यहाँ भारत चैनल के बीच के हिस्से को सीमा मानता है, जबकि पाकिस्तान की मांग पूर्वी किनारे को सीमा बनाने की है। अब चीन की बात करते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद में एक नाम बार बार आता है, मैकमोहन रेखा। ये आखिर है क्या? दरअसल ये 1914 के शिमला समझौते में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय की गई एक सीमा रेखा थी। भारत इसे ही कानूनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है पश्चिमी सेक्टर, जहां अक्साई चीन पर भारत ऐतिहासिक संधियों के आधार पर अपना दावा करता है, पर चीन इसे अपने शिनजियांग प्रांत का हिस्सा बताता है। और दूसरा है पूर्वी सेक्टर,
यहाँ भारत मैकमोहन रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे सिरे से खारिज करता है और पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। अच्छा, पाकिस्तान और चीन की बात तो हो गई। अब जरा अपना ध्यान दूसरे पड़ोसियों पर लाते हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। इनकी सीमाओं पर हमें ऐतिहासिक विवाद भी दिखते हैं और कुछ सफल समाधान भी। नेपाल के साथ सीमा का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी जड़ें 1816 की सुगोली संधि में है, जिसमें काली नदी को सीमा माना गया था। पर असली विवाद इस बात पर है कि इस नदी का स्रोत, मतलब इसका उद्गम कहाँ से होता है। बस इसी अलग अलग व्याख्या की वजह से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। लेकिन हर जगह सिर्फ विवाद ही नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 का भूमि सीमा समझौता सहयोग की एक शानदार मिसाल है। सोचिए, इससे पहले 160 से ज्यादा एन्क्लेव्स, मतलब एक देश की जमीन के टुकड़े दूसरे देश के अंदर मौजूद थे। वहां रहने वाले लोग एक तरह से किसी भी देश के नहीं थे, राज्यविहीन थे। फिर इस ऐतिहासिक समझौते के तहत इन एन्क्लेव्स का आदान प्रदान हुआ और सबसे बड़ी बात, वहां के लोगों को अपनी नागरिकता चुनने का अधिकार मिला, जिससे दशकों पुरानी एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या सुलझ गई। अब दो और पड़ोसियों की बात। एक तरफ भूटान है, जिसके साथ हमारे संबंध बहुत ही शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक हैं, लेकिन दूसरी तरफ है म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा तय तो है, पर यहाँ चुनौतियां अलग तरह की हैं, जैसे अवैध तस्करी और उग्रवाद की समस्याएं। तो अब तक हमने जमीनी सीमाओं की बात की। चलिए अब एक सीधी तुलना करते हैं भारत की दो तरह की सीमाओं की, जमीन और समुद्र। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारत की जमीनी सीमा, जो करीब 15,200 किलोमीटर है, वो उसकी तटरेखा से दोगुने से भी ज्यादा लंबी है। इससे एक बात तो साफ है कि भारत को जमीन और समुद्र दोनों ही मोर्चों पर बहुत अलग अलग तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी सीमाओं का आखिर रणनीतिक महत्व क्या है? क्यों है ये इतनी अहम? चलिए अब ये समझते हैं कि ये सीमाएं भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के लिए क्या मायने रखती हैं। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? पहली बात, भारत की सीमाएं दुनिया की सबसे लंबी और जटिल सीमाओं में से एक हैं। दूसरी, ज्यादातर विवादों की जड़ें औपनिवेशिक काल में हैं। तीसरी, कुछ सीमाएं तो शांत हैं, पर कुछ पर भारी सैन्य तैनाती रहती है। हाँ, बांग्लादेश के साथ हुआ समझौता ये दिखाता है कि समाधान मुमकिन है। और आखिर में नदियों का रास्ता बदलने जैसी प्राकृतिक चुनौतियां भी हैं, जो नए विवाद खड़े कर सकती हैं। तो आखिर में बात एक ही जगह आकर रुकती है। इन सभी जटिल समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ आपसी सहयोग और समझ से ही निकल सकता है। क्योंकि देखिए, संघर्ष से किसी भी देश को कोई फायदा नहीं होता। ये बात शांति और कूटनीति के महत्व को ही सबसे ऊपर रखती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज जब पूरी दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ चुकी है, ऐसे में इतिहास से चले आ रहे इन सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीति का भविष्य क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।